नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो घटना है ये विजय शंकर जी का है। विजय शंकर जी गाज़ियाबाद यूपी के रहने वाले हैं और ये घटना 2001 की है। विजय शंकर जी एक कार का ड्राइवर हैं और एक कंपनी में काम करते थे और अपनी एक कंपनी का ऑफिसर को लेकर के जयपुर गए थे उसको छोड़ने के लिए। और जब वापसी आ रहे थे तो रात हो चुकी थी। तो चलते हैं दोस्तों इनकी कहानी में, इनकी घटना में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलते हैं हाईवे 33 के इस सफ़र पर। दोस्तों, मेरा नाम रविशंकर है। उम्र मेरी करीब 26 साल के आसपास थी। मैं एक कंपनी में ड्राइवर के पद पर काम करता हूँ, टैक्सी कार चलाता हूँ और मैं अपने एक अफसर को लेकर के गया था मैं जयपुर। और जब वापसी आ रहा था तो रात हो चुकी थी। मेरी टैक्सी तो खाली ही थी और मुझे लालच थी कि कोई सवारी मिल जाए दिल्ली तक की या रास्ते तक की, कि कुछ जेब खर्चा मेरी जेब में आ जाए। और मैं वही देखता हुआ चल रहा था रोड पर। अब तो रात काफ़ी हो चुकी थी, सवारी मिलने का बिल्कुल भी चांसेस नहीं था और मैं मन में सोच करके रोड पर चलता जा रहा था। मैं शहर से काफ़ी दूर आ चुका था, हाईवे पर था। तभी मुझे एक कार नज़र आई जो पार्किंग लाइट जल रही थी और एक अधेड़ सा आदमी मुझे कार रोकने के लिए इशारा कर रहा था। मैं समझा कि ये ज़रूर किसी न किसी मुसीबत में है, कार ख़राब है और कुछ न कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। और मैं अपना कार ले जा कर के उसकी कार के आगे रोक दिया और वह बुजुर्ग दौड़ा हुआ मेरे कार के पास में आया। बोला, धन्यवाद भाई गाड़ी रोकने के लिए। मैं तो 1 घंटे से परेशान हूँ इस रोड पर, लेकिन कोई गाड़ी रोकता ही नहीं है। पता नहीं लोगों को क्या हो गया है, एक दूसरे की कोई मदद ही करना नहीं चाहता है। धन्यवाद भाई। मैंने बोला, जी बताइए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपका। बोले, भाई मेरी गाड़ी का इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है। मैं बहुत कोशिश कर लिया हूँ लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप देख लेंगे क्या? आपको कुछ नॉलेज है इसके बारे में? मैं बोला, देखो जी मैं भी ड्राइवर ही हूँ, कोई मिस्त्री नहीं हूँ ना मैकेनिक हूँ। जितना मुझे आता है मैं ज़रूर देख लूँगा। और मैं उतर गया। उनसे बोला कि आप बोनट खोलिए। और तभी मैं देखा कि ड्राइविंग सीट के पास में एक 20-22 साल की लड़की और आगे रोड के साइड में देखती चली जा रही थी। उसकी नज़रें बस रोड पर लगी हुई थी। देखने में सुंदर थी, सुशील थी, ढंग के कपड़े पहने हुई थी। मैं विशेष ध्यान नहीं दिया और मैं गाड़ी का इंजन चेक करने लगा। लेकिन मैं भी सब कुछ देख चुका था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस गाड़ी का बीमारी क्या है। मैं कई बार कोशिश किया स्टार्ट करने की, लेकिन गाड़ी तो स्टार्ट हुई नहीं। मैं अपने अब हाथ खड़े कर लिया। बोला, सर अब तो ये मेरे से स्टार्ट नहीं हो रहा है, अब तो किसी मैकेनिक को ही बुलाना पड़ेगा। आप जो अधेड़ व्यक्ति थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। कभी अपनी बेटी की तरफ देख रहे थे, कभी मेरी तरफ, कभी रोड की तरफ में। तभी वो बोले, भाई आप जा कहाँ रहे हो? मैंने बोला, जी गाज़ियाबाद का रहने वाला हूँ और वहीं जा रहा हूँ। वो जल्दी से बोले कि भाई मेरी एक मदद कर दो। मैंने बोला, जी जी बताएं, करने लायक होगा बिल्कुल करूँगा। बोले, भाई मेरी बिटिया के तुम अपने साथ में लेते जाओ गाड़ी में। मेरा घर नोएडा में है और वहाँ से बिटिया को छोड़ कर के आप गाज़ियाबाद निकल जाना, पास में ही तो है। मैंने कि हाँ हाँ कर सकता हूँ मैं।
वो बोले इसके बदले में तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा, यानी कि मेहरबानी जी। और वो कुछ पैसे निकाल करके हमें दिए। मैं समझा चलो अच्छा काम हो गया मेरा, इनकी हेल्प भी हो गई और मेरा मजदूरी भी मिल गया, जेब खर्चा का काम मेरा चल जाएगा मज़े से। तभी वो बोले कि सुनो बेटा इधर आओ, अकेले में। मैं अकेले में हो गया उनके साथ में, पता नहीं क्या कहने वाले थे वो। बोले बेटा कुछ ज़रूरी बात तुमसे करना चाहता हूँ। मैंने कि हाँ हाँ बोलिए। बोले बेटा मेरे ये बिटिया को देख रहे हो ना जो अंदर गाड़ी में बैठी हुई है। मैंने कि हाँ जी जिसको तुम लेके जाओगे, बेटा इस पर एक भूत का साया है। बेटा तुम डरना नहीं, तुम तो बहादुर आदमी हो। मैं तो देखो बुजुर्ग हूँ लेकिन मैं भी हिम्मत नहीं हारता। अब भूत के नाम सुन कर के मुझे तो अलग पाखंड सा लगता था। मुझे तो विश्वास ही नहीं था कि भूत प्रेत ऐसा भी कुछ होता है। और लोग बाग तो ऐसे झूमते दिखाई पड़ते थे मुझे। मैं उन पर कभी विश्वास नहीं करता था। मैं समझता था कि इनके कोई मानसिक बीमारी जरूर होगी और मानसिक बीमारी से पीड़ित होंगे। भूत प्रेत नाम का कोई चीज़ होता ही नहीं होगा। मेरे दिमाग में ये सब चल रहा था। मैंने बोला अंकल ठीक है मैं पहुंचा दूंगा, आप टेंशन ना लेंगे। वह बोलने लगे कि बेटा मैं 1 महीने से परेशान हूँ इस चक्कर में। बिटिया एक सहेली की शादी में गई थी और उसके बाद रात में घर लौटी और तभी से ये बीमार रहने लगी। इसको एक भूत नज़र आता है, लड़का भूत, जवान लड़का है और इसको तंग करता है। और ये कभी होश में होती है और कभी नहीं भी होती है। मैं जगह जगह तांत्रिकों से दिखा चुका हूँ और इसी चक्कर में मैं राजस्थान में आया था। और यहाँ एक तांत्रिक से मिलकर के मैं वापस जा रहा था, तभी मेरी गाड़ी खराब हो गई है। वो अपनी बात सब कुछ बताने लगे थे। अब मैं कुछ बोलना चाहता था कि आपने कभी मेडिकल चेकअप करवाया है बिटिया का, लेकिन मैं बोल नहीं पाया कि कहीं वो बुरा ना मान जाए कि मेरी बिटिया को कहीं ये पागल बोल रहा है। और इसी वजह से मैं बोलना उचित नहीं समझा। और मैंने बोला ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, मैं आपकी बिटिया को सुरक्षित आपके घर पर पहुंचा दूंगा। कौन कौन है घर में? बोली मेरी वाइफ है और इसका छोटा भाई है। नहीं कोई टेंशन नहीं, मैं पहुंचा दूंगा, आप बेफिक्र रहिए। और मैं अपनी गाड़ी में जा कर के बैठ गया ड्राइविंग सीट पर। और वो जो व्यक्ति थे अपनी बिटिया को लेकर के आ गए। वो पीछे बैठना नहीं चाहती थी, वो बार बार पीछे की तरफ बिठाना चाहते थे, लेकिन वो पीछे शायद डर रही थी या पता नहीं क्या उसके दिमाग में चल रहा था। वो आगे ही आने की कोशिश कर रही थी। मैंने बोला सर आगे ही बिठा दीजिए, जब पीछे नहीं बैठना चाहती बिटिया तो आगे ही बिठा दीजिए, यहाँ भी सुरक्षित है। और मैं गेट खोल दिया, वो आगे की तरफ बिठा दिए। बिटिया के हाथ में एक कपड़े का थैला था, शायद उसमें कपड़े ही लगते थे। वो अपने गोद में लेकर के अब बैठ गई। फिर जैसे उन जो व्यक्ति थे उनको कुछ याद आया, बोले बेटा 1 मिनट ज़रा बाहर आओ ज़रा। मैं फिर उतर गया। मैंने कहा हाँ जी बोलिए। वो अपनी जेब से एक कागज़ के पुड़िया वो मेरे को हाथ में पकड़ाए। मैंने कहा सर ये क्या है? बोले बेटा जिस तांत्रिक के पास से आ रहा हूँ ना बिटिया को दिखा करके, इसमें पुड़िया में भभूत है और वह बोला है कि बिटिया की तबीयत खराब हो या ऐसी कोई चीज़ हो तो बिटिया के ऊपर में ये इसके माथे पर थोड़ा सा भभूत लगा देना, बिटिया ठीक हो जाएगी। तो बेटा अपने पास में रख लो, अगर रास्ते में बिटिया तंग करे या लगे कि वो काबू से बाहर जा रही है तो आप यही करना, मेहरबानी बेटा। वो रोते हुए बोलने लगे। मैं बोला अंकल चुप रहिए आप क्यों रो रहे हैं? मैं सकुशल पहुंचा दूंगा बिटिया को, मेरा ये वादा है आपसे। लाइए मेरे को। और मैं वो पुड़िया लेकर के अपनी ऊपर वाली जेब में रख लिया सुरक्षित। और फिर मैं वहाँ से अपनी गाड़ी स्टार्ट किया और चल पड़ा। मैं गाड़ी तेज़ ड्राइव करता था और उस दिन भी मैं तेज़ ही कर रहा था कि जल्दी से जल्दी मैं पहुँच जाऊँ।
करीब आधा घंटा से ऊपर मैं चल चुका था। रोड तो ट्रैफिक चल ही रहा था रुक रुक करके। अब जैसे जैसे रात होती जा रही थी रोड पर ट्रैफिक कम होता जा रहा था, लेकिन फिर भी ट्रैफिक चल रहा था रुक रुक करके। और मैं आगे की तरफ अपना ध्यान लगाए चलता जा रहा था। मैं उस बिटिया की तरफ भी देख लेता था, और बिटिया वो अपनी आंख बंद करके जैसे लग रहा था कि सो रही है। अब मैं सोचा कि चलो सोने दो, बहुत अच्छी बात है, सोते सोते ही ये बेचारी पहुंच जाएगी और हमें कुछ झेलना भी नहीं पड़ेगा। जैसे वो बताए थे कि बीच में ये कुछ उत्पात से करने लगती है, तो मैं सोचा कि चलो अच्छी बात है, सोते हुए चलती रहे। और मैं गाड़ी को और तेज़ स्पीड कर दिया था कि जल्दी से जल्दी मैं पहुंचा सकूं इसको। वही हुआ। थोड़ी देर के बाद में, आधा घंटा से अधिक हो चुका था मुझे चलते हुए, और अचानक लगा कि मेरी पिछली सीट पर कोई बैठा हुआ है। और मैं समझा कि मेरी मन का वहम है, लेकिन मैं पीछे मुड़ करके देखा तो मुझे सफ़ेद कपड़े में एक नौजवान बैठा हुआ दिखाई पड़ा। अब तो मैंने कभी भूत प्रेत को विश्वास नहीं किया था, न देखा था, लेकिन ये तो मेरी पिछली सीट पर ही बैठा हुआ था। वो करीब 24-25 साल का, ऐसी उम्र का लग रहा था। नया लड़का था और चेहरा भी सुंदर था और सफ़ेद कपड़े में अच्छा लग रहा था, लेकिन भूत तो भूत था। अब तो मैं उसको देख करके एकदम डर चुका था। और लड़की को मैंने देखा, अभी भी वो नींद में सोई हुई थी। अब मेरा तो हाथ पैर अब कांपने लगा था कि भगवान मैं क्या करूं। अब सब कुछ मैं भूल चुका था। और मेरे हाथ में कपकपी, पैरों में कपकपी छाने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी गाड़ी कहीं ले जा करके ठोक न दूं। और मैं रिस्क लेना उचित नहीं समझा और मैं गाड़ी को साइड में कर दिया था और एकदम धीरे धीरे करके मैंने गाड़ी रोक दिया। और फिर मैंने मुड़ करके देखा तो वो जो लड़का था वहीं बैठे हुए अपने आंखें बंद करके, और जैसे वो सवारी हो अपनी टांगों पर टांग रख करके बैठा हुआ था। अब तो जैसे मैं सोच रहा था कि मैं गाड़ी छोड़ करके उतर करके रोड पर पैदल कहीं भाग जाऊं। मुझे इतना डर लग रहा था। डर क्या चीज़ होती है मुझे उसी रात को पता चला था कि लोग बाग कहते हैं मैं भूत देखा था, मैं डर गया था, मैं हंसता था उनकी बात पर। लेकिन आज जो डर क्या चीज़ था मुझे अब मालूम पड़ रहा था। लेकिन मैं उस व्यक्ति से मैं वादा किया था कि उनकी लड़की को मैं सुरक्षित घर पर छोड़ूंगा, तो मैं गाड़ी से तो नहीं भाग पाया। और तभी मैंने महसूस किया कि जैसे मेरे पीछे से उस लड़के ने मेरे सर के ऊपर में चपाती मैंने थप्पड़ सा लगाया। और ऐसी जैसे ही उसने थप्पड़ सा मेरे सर के ऊपर में मारा था, मैं बेहोश होता हुआ चला गया था। वो थप्पड़ था ना, मुझे एकदम लोहे का हथौड़ी की तरह लगा था। टन से ऐसे जैसे लोहा का हथौड़ी कोई मेरे सर पर मार दिया। अब मैं बेहोश होता हुआ चला गया था। जब मेरी होश आया, मेरी आँख खुली, तो मैं देखा कि मैं अपनी तो गाड़ी में ही हूँ और दूसरी चीज़ सामने की सीट पर वो लड़की थी ही नहीं। अब तो जैसे मेरे प्राण सूख गए थे। अब मैं पीछे की तरफ देखा तो वो तो देखते ही रह गया था मैं डर के मारे। वो लड़की पीछे सीट पर और उस लड़के के साथ में बैठी हुई थी और अभी भी उसकी आंखें बंद थी। शायद वो अभी भी सो रही थी या बेहोश थी। अब तो मेरा हालत ख़राब हो गया था देख करके। यानी कि तो भूत बहुत ही शैतान है, इस लड़की को यहाँ से पीछे लेकर के चला गया है। और तभी मुझे दिमाग में वो व्यक्ति का दिया हुआ वो भभूत वाला पुड़िया याद आ गया जो तांत्रिक ने उन्हें दिया था। और मैं फिर देरी नहीं किया, मेरे ऊपरी वाली जेब में था वो पुड़िया और मैं खोला उसको और चुटकी भर भभूत निकाल करके भगवान का नाम लेते हुए और उस लड़के के ऊपर में और फेंक दिया था।
जैसे ही मैंने भभूत के फेंका, उस लड़के ने अपनी आँख खोली और मेरी तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके देखा कुछ सेकंड, और इसके बाद तो जैसे वो लड़का वहाँ पर था ही नहीं, वो एक बिल्कुल हवा की तरह गायब हो चुका था। एकदम मैं देखता ही रह गया था। भभूत ने अच्छा काम किया था। जो भी तांत्रिक ने दिया था वो शायद कोई सिद्ध पुरुष ही था, और उसके ये भभूत में ताकत थी। अब लड़की अभी भी सीट पर आंखें बंद करके सो रही थी। अब मैं समझा कि चलो अब लड़की को पीछे से उठा करके और आगे लाया जाए, लेकिन मैं कुछ देर तो अपनी जगह पर बैठा ही रह गया था, डर के मारे कि कहीं वो भूत दोबारा ना आ करके मुझ पर हमला कर दे, चाहे उस लड़की पर कर दे। डर तो लगा रहा था। और करीब 5-7 मिनट बीतने के बाद में मैंने उस लड़की को आवाज़ दिया, गुड़िया 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 उठ जाओ, गुड़िया उठ जाओ। तब उस लड़की ने अपनी आंखें खोली, और आंखें खोली तो अब मेरी तरफ देख रही थी। बोली, हाँ अंकल, आप कुछ कह रहे थे? नहीं कि हाँ बेटा तुम आगे आ जाओ, तुम पीछे जा कर के बैठ गई थी। वो जल्दी से गेट खोला और आगे आकर के बैठ गई, और पीछे मुड़ मुड़ करके देख रही थी। डर भी रही थी देख करके पीछे पीछे जो पिछला सीट था। नहीं कि गुड़िया बैठ जाओ, सब कुछ ठीक है। क्या हुआ था तुम्हारे साथ में, मैं पूछने लगा, लेकिन वो कुछ बताना नहीं चाहती थी। वो डरी डरी से दिख रही थी, और बार बार पीछे की साइड में पिछली सीट की तरफ देख रही थी। मुझे लगा कि अब यहाँ से चलना ही सही है, और वही मैंने किया, अपनी गाड़ी भगा लिया वहाँ से। लेकिन मेरी निगाहें बैक मिरर पर लगी हुई थी कि कहीं लड़का दोबारा वो पिछली सीट पर नज़र ना आ जाए। लेकिन लड़का वो नज़र नहीं आया। जब हम उस एरिए से काफ़ी आगे आ गए थे, तब मैंने लड़की से पूछा। लड़की को मैंने देखा, अब वो पहले से अच्छी दिख रही थी और आंखें खोली हुई थी, और रोड साइड में कभी इधर कभी उधर कभी मेरी तरफ भी देख रही थी। मैंने पूछा, गुड़िया क्या हुआ था तुम्हारे साथ में बेटा, बताओ मुझे। वो आंखें नीचे कर ली। नहीं बेटा घबराओ नहीं, मैं भी तुम्हारा अंकल हूँ, बताओ तुम, डरो नहीं, शर्माओ नहीं, है जो है मेरे को बताओ, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। तब वो गुड़िया बोलने लगी कि अंकल, ये बात है मेरी सहेली की घर में एक फंक्शन था, और उस फंक्शन से मैं रात को लौट रही थी। सहेली ने मेन रोड पर छोड़ दिया था, और वहाँ से थोड़ा सा अंधेरा साइड था, और पास में ही घर था, तो मैं अंधेरे को पार करती हुई आ रही थी। और तभी मुझे एक लड़का सफ़ेद कपड़े में उस अंधेरे में खड़ा हुआ दिखाई दिया, और लड़का को जो कपड़ा था सफ़ेद, उस अंधेरे में भी चमक रहा था, और वो मेरी तरफ ही घूरे जा रहा था। उसकी नज़रें देख करके मैं समझ गई कि ये लड़का ठीक नहीं है ना। इसकी जो आंखें थी वो मुझे घूरती जा रही थी, और इसलिए मैं वहाँ से दौड़ करके अपने घर भाग आई थी। घर में आकर के मैंने माँ को बताया कि माँ देखो, बाहर में एक लड़का ऐसे ऐसे मेरी तरफ घूरे जा रहा था, सफ़ेद कपड़ों में है। माँ दरवाज़ा खोल करके और टॉर्च लेकर के बाहर रोशनी किया, लेकिन वहाँ तो कोई था ही नहीं। इसके बाद हम अपने कमरे में आ गए थे। अपने पलंग पर मैं सो गई थी, और जब रात को मेरी नींद खुली थी तो मैंने देखा कि मेरे बगल में वही लड़का लेटा हुआ था। अब तो मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकली, अब मैं डर के मारे बेहोश हो गई थी। और जब मेरी नींद खुली तो सुबह हो चुकी थी, लेकिन वो लड़का अब उस पलंग पर नहीं था, ना उस कमरे में था। मैं सारी बात जा कर के माँ को बताया, और उसी वक्त से मेरा माँ ने इलाज शुरू कर दिया था। तांत्रिकों पास आना जाना लगा रहा था, और उसके बाद मेरी तबीयत खराब होती गई। मैं अपने होश में कभी रहती थी और कभी बिल्कुल नहीं रहती थी। वो सारी अपनी कहानी बताने लगी थी। मैं उसकी कहानी सुन करके मन जो था दुख से भर गया था कि छोटी सी उम्र में बेचारी को कितना कुछ झेलना पड़ रहा था,
और उसके जो पिताजी थे अभी भी वो रोड पर अपनी गाड़ी में सो रहे होंगे, चाहे बैठे होंगे। मतलब इनका परिवार हर तरफ से दुख में भरा हुआ था। घर में उनकी माँ, छोटा भाई अपने घर में अकेले होंगे और ये लोग इधर से उधर तांत्रिकों के पास भाग रहे हैं ताकि बिटिया की इलाज हो सके। मैं ऐसे चीज़ कभी देखा नहीं था, ना कभी विश्वास करता था। आखिरकार मैं उस लड़की को सही सलामत उनके घर पर उतार दिया था। तब मैं अपने घर गाज़ियाबाद गया था, लेकिन इस घटना को मैं भूल नहीं पाता हूँ। जब भी मुझे याद आता है तो उस लड़की का चेहरा मेरे सामने में आ जाता है और सब घटना जैसे कल ही घटा हो और मेरे आंखों के सामने घूम जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी विजय शंकर जी की। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई अपनी आप बीती है, कोई घटना है, तो मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा और मेरे दूसरे चैनल पर भी विजिट कीजिएगा आप लोग। उसमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ भरी पड़ी हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। तो दोस्तों, कल मिलते हैं एक दूसरी नई कहानी में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।